हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द कंगारूज क्लासरूम। आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हम चलिए करते हैं आपके साथ स्क्रीन शेयर। कैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इसे। तो ये हमारा आज का होगा टास्क। तो सबसे पहले जब भी आप मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स करेंगे तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये इसमें हमने कितनी आइटम्स होंगी और कितना टाइम हमें पूरे सेक्शन में लगेगा। तो ये रीडिंग सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स और मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स। स्ट्रेटजीज सेम रहेंगी। कैसे अटेम्प्ट करना है ये हम आगे सेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर और सिंगल आंसर्स में हमारे पास 300 वर्ड्स का जो एक पैराग्राफ दिया गया होगा। उसमें हमने जो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स होते हैं उसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगी। तो यू शुड आइडेंटिफाई कि उसमें कौन सी जो चॉइस है मैच करिए हमारे पैरा के साथ। अगर हम मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स करते हैं तो इसमें एक से ज्यादा चॉइसेस जो होती हैं वो सही होती हैं, और मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर में सिर्फ एक चॉइस ही सही होती है। तो हमने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है। इसमें नेगेटिव मार्केटिंग मार्किंग है, इस चीज का खास ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो एक से दो या दो से तीन क्वेश्चन ये हमारे अकॉर्डिंग टू जो भी उस समय चल रहा होगा एजेंडा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर डिजाइंड होगा। सो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन इस तरीके से दिखेगी आपको। यहाँ पे ये पैरा है और यहाँ पे आपको यहाँ पे मोर देन वन रिस्पॉन्स इज करेक्ट ऐसा गिवन किया गया कि मोर देन एक से ज्यादा रिस्पॉन्स है, तो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। तो ये हमारे पास 5 चॉइसेस हैं जिसमें हमने चूज करना है कि करेक्ट कौन सी है जो पैराग्राफ के साथ मैच कर रही है। सो पार्शियल क्रेडिट इसमें गिवन होता है। सपोज आपका एक क्वेश्चन एक आपने बिल्कुल सही दे दिया तो आपको इसका मार्क मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सपोज आपका एक सही हो गया एक गलत हो गया तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। एक सही हो गया एक गलत हो गया और एक सही हो गया तो जो सही है उसके साथ जो गलत हो गया वो कैंसिल हो जाएगा और जो सही है उसका ही आपको मार्क्स मिलेंगे। सो 1 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो उससे 0 मार्क्स हैं। सो पार्शियल क्रेडिट होगा मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स में। आपके रीडिंग स्किल टेस्ट होंगे, आपकी एबिलिटी टेस्ट होगी कि आप एक पैराग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपकी सारी एबिलिटीज को टेस्ट करेगा, ठीक है, कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो एमसीएम में मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स अटेम्प्ट कैसे करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले आपने जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसे केयरफुली रीड करना है और आपने नोट डाउन करने हैं आपके मेन कीवर्ड्स। आपको वहां पे ऑप्शन दी गई होगी जहां जिसके साथ आप जो भी मेन कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो स्किम मीन्स आप स्किम करेंगे अपना पैसेज और लोकेट करेंगे आपके कीवर्ड कौन से हैं, और फिर एक डिटेल्ड रीडिंग करेंगे। उसके बाद आपने यूज करना है इसमें तरीका कौन सा, एलिमिनेट करने का, कि जो भी आपकी चीज सही नहीं है उसे हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट, POE, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 to 3 मिनट्स ही मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने के लिए, इससे आपको ज्यादा मिनट नहीं मिलेंगे। तो आपने उसी अकॉर्डिंगली अपना जो प्रॉपर स्केड्यूल है वो मैनेज करना है। टू ऑप्शंस, वैसे जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास 5 ऑप्शंस होती हैं तो उसमें से 2 ऑप्शंस आंसर होती हैं। अगर 6 ऑप्शंस होती हैं तो उसमें 3 जो आपकी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट होती हैं। सो चलिए, जैसे हम इस पैरा में कैसे लोकेट करना है वो मैं आपको इसमें सिखाती हूँ। सपोज कीजिए कोलंबस, हमारे पास ये कीवर्ड्स गिवन है। हम मैच करेंगे कि पैराग्राफ में ये कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। सो कोलंबस कीवर्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो कोलंबस हम ये हाईलाइट हो गया कि यहाँ पे गिवन है। देन February 9 20
2019। फरवरी 2019 कहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पे। ठीक है। सो इसी तरीके से वॉक्स पार्टी ये रहा। मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ पे है? तो ये हम लोकेट कर लेंगे कि मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ पे गिवन है। अ, मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको। हम इसे ढूंढेंगे कि मैक्सिको वर्ड जो है वो कहाँ पे है पूरे पैराग्राफ में। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जो वर्ड्स हैं उनको देखेंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे गिवन है। ठीक है। और ऐसे ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अगस्त, स्पेन, तो इस तरीके से आपने ये फाइंड आउट कर लेने हैं कि ये वर्ड जो है कहाँ कहाँ पर हमें गिवन किए गए हैं। तो उस तरीके से हम वैसे ही अपना जो ये एमसीएमए क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। सो चलिए अभी चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। जो चीजें इसमें दी गई हैं कीवर्ड्स वो मैच हो जाएंगे, वो करेक्ट हो जाएंगे, और जो हमें नहीं मिलेंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन आपने स्कैन कैसे करना है, किसी भी पैसेज को आप स्कैन कैसे करेंगे? सबसे पहले कैपिटल लेटर्स, जैसे कि किसी पीपल का नेम, प्लेस, सिटीज, कंट्रीज, कंपनीज, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। कोई भी नंबर्स गिवन होंगे उस चीज का ध्यान रखना है। तो वो हमारे क्या होंगे? कीवर्ड्स होंगे। सो चलिए हम करते हैं ये वाला पैराग्राफ। इसमें हमने क्या करना है? मोर देन वन रिस्पॉन्स, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स। तो ये हमारे पास चॉइसेस गिवन है 5। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले बात हो रही है, कैटल किलिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ फ्राफ्रा ट्राइब्स मैरिज सेरेमनी। कैटल किलिंग, तो देखेंगे कैटल किलिंग कहीं पे गिवन वर्ड है। तो अगर आप पैसेज को ध्यान से देखें तो ये आ रहा है हमारे पास, किलिंग ऑफ द डॉग्स गॉड्स सेवरल फोल्स। तो एनिमल्स की किलिंग की बात कर रहा है जो इसके साथ मैच हो रहा है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे सबसे पहले। The ceremony involves the killing of dog to gods and several foals, which are then seasoned and taken to the girl's home. So ये करेक्ट हो गया कि मैरिज सेरेमनी में इस चीज की बात बताता है वो। ठीक है। देन हमारे पास सबसे पहले ये अटेम्प्ट करने से पहले हमने अपने कीवर्ड्स नोट डाउन कर लेने हैं। सो जैसे फ्राफ्राट्रॉस, मैरी, किडनैप, टू बी किडनैप, द ब्राउड टू बी रिजेक्टेड, प्रपोजल इज किलिंग ऑफ द डॉग्स टू गोड फोल ग्रूम, डॉरी। ठीक है। डॉरी, चाइल्ड टू बी बोर्न। तो ये हमारे सारे क्या होंगे? कीवर्ड्स होंगे। तो यह फर्स्ट वाला हमारा सही हो गया। देन हम करेंगे हमारा नेक्स्ट। डोरी कैन बी रिट्रीव्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इफ नॉट फुलफिल्ड देन एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो डोरी की बात हो रही है, तो डोरी वर्ड्स कहाँ पे गिवन है? हम देख लेंगे पूरे पैराग्राफ में डोरी वर्ड्स कहाँ पे। ये एक तो ये रहा डोरी, ठीक है, और ये रहा डोरी वर्ड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में द गोम्स फैमिली ऑफिशियली प्रेजेंट द डोरी, or the dowry always comprises four cows, this, then they share the season meat। जब मैं इसमें बात है डोरी कैन बी retrieved at the birth। सो बर्थ की बात कहाँ पे हो रही है? तो वो देखें ये यहाँ पे आ गया, गर्ल चाइल्ड टू बी born from the union। So the woman's family would wait for the girl child to be born from the union and retrieve their dowry। तो dowry की retrievement की बात हो रही है। dowry can be retrieved after the बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है। तो ये हमारा सही हो गया। हमें 2 मिल चुके हैं, तो 5 क्वेश्चन में 2 सही होंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। बाकी आप डिनाई भी कर सकते हो, और अपनी पढ़ना है तो एक बार देख भी लो, ये मैं आपको बता देती हूँ। द डिनायल ऑफ प्रपोजल कैन बी डन आफ्टर द सेरेमोनियल एक्सेप्टेंस ऑफ द डोरी। द डिनायल ऑफ प्रपोजल की बात कहाँ पे हो रही है? प्रपोजल की बात यहाँ पे हो रही है। प्रपोजल इज रिजेक्टेड, तो समटाइम द मैरिज प्रपोजल इज रिजेक्टेड। ठीक है। तो ये हमें अच्छी एक लाइन, जो एक सिंगल अलोन लाइन है, इसका हमें कुछ भी मतलब नहीं पता चल रहा है। समटाइम्स डोरी, समटाइम प्रपोजल रिजेक्टेड, तो उसमें सेरेमोनियल एक्सेप्टेंस ऑफ डोरी की कोई भी बात नहीं हुई, तो ये रॉन्ग हो गया। देन आ गया हमारे पास, द मैरिज सेरेमनी इन्वॉल्व द डोरी फ्रॉम बोथ साइड्स। डोरी की बात होगी फ्रॉम बोथ साइड, बट यहाँ पे क्या गिवन है? डोरी का दिया हुआ है द डोरी, द ग्रूम्स फैमिली ऑफिशियली प्रेजेंट द डोरी टू द इन लॉज। तो ग्रूम्स फैमिली यहाँ पे ग्रूम की फैमिली देगी, ठीक है, तो वो प्रेजेंट करेगी डोरी।
बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, बोथ साइड्स की, गर्ल भी और मतलब जो ब्राइड है एंड ग्रूम है वो दोनों की बात हो रही है, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ ग्रूम की। ठीक है, सो ये भी रॉन्ग हो गया। द फैमिली ऑफ द ब्राइड टू बी इनिशिएट द प्रपोजल ऑफ मैट्रिमनी बाय किडनैपिंग द ग्रूम। तो फैमिली ऑफ द ब्राइड क्या करती है, किडनैप कर लेती है किसको, ग्रूम को। किडनैप की बात कहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे। तो ये लाइन हम पढ़ेंगे, when a man identifies a girl to marry his family would kidnap the bride to be। किडनैप किसको करते हैं, ब्राइड टू बी को। तो ब्राइड किडनैप नहीं करती, फैमिली ऑफ द ब्राइड वो किडनैप नहीं कर रही, कौन किडनैप कर रहा है, मैन एंड हिज फैमिली। तो ये भी रॉन्ग हो गया। इस तरीके से हमने इसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। तो इसमें हमें ये पैसेज दिया गया है और ये है हमारी options. Peacocks are at risk when the weather becomes warm. At risk and warm weather की बात यहाँ पे पहले देख लेंगे कि हमारा कैसे हो रहा है। हाँ, ये कौन कौन से कीवर्ड हैं, वॉलेंटियर, पिका, पेट्रोल, सर्विस, क्लाइमेट, थ्रेटन्ड। ठीक है, क्रिट सॉरी crater and the size shape of the furry potato, no tail, American pica, might not, standard iconic species, rabbit, relative integral, high alpine landslides। ठीक है, so information about picas have to use the information to better understand how climate change could threaten the survival of the certain picas। so climate change threaten कर रहा है सर्वाइवल, तो ये threaten means क्या होता है, रिस्क। तो रिस्क कर रहा है किसकी, उसकी सर्वाइवल को। क्या कर रहा है, वेदर, क्लाइमेट चेंज। तो वेदर बिकम्स वार्म, पीकर्स आर एट रिस्क। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हम साथ में मैं आपको बता भी देती हूँ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाइए। पीका रैबिट्स लिव टुगेदर इन एनक्लोज्ड स्पेसेस। एनक्लोज्ड स्पेसेस की हमें यहाँ पे देखो कोई बात हो रही है। Threaten several pika psychologically fine-tuned life habitats vulnerable to the effect warming climate indicated advancement climate change. Pika considered federal endangered species protection, but the fish wildlife were rejected because research is enough data full range। यहाँ पे कोई कहीं पर भी बात नहीं हुई है जिसकी एनक्लोज स्पेसेस की, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इसे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। Picas are considered as endangered species in the Rockies। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था endangered, तो वो देखते हैं क्या कह रहा है। Picas were considered for federal in 2010। Picas were considered for federal endangered species protection, but the fish wildlife services rejected the petition। यहाँ पे रिजेक्ट हो गई थी पिटीशन। ठीक है, तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि आर कंसीडर्ड, जो यहाँ पर क्या था, वर कंसीडर्ड, किसे पहले कंसीडर किया था बट वो बाद में रिजेक्ट हो गई थी। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट कर देंगे इसे भी। बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग टेल लाइक द फरी माउस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे नो टेल, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा कौन सा बचा, ये। तो ये आंसर होगा। और ये कैसे आंसर होगा ये भी बता देती हूँ कि पीका रिसेंबल अ फरी पोटैटो इन देयर अपीयरेंस। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि शेप ऑफ फरी रसे पोटैटो। ठीक है, क्रिटिकल द साइज एंड शेप इज फरी रसे पोटैटो। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसे हमने ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट अभी आप इसे सॉल्व करेंगे। इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। सो चलिए सबसे पहले एक प्रूफ रीड कर लेते हैं, स्किम कर लेते हैं। आइसबर्ग ह्यूज ब्लॉक्स इरेगुलर शेप्स फ्लोट 12% mass above sea surface, and large rivers of the ice begin midland, snow, Greenland, Antarctica, Alaska crawl slowly toward the sea, forward movement melting at the um, bottom. The glacier which meet the ocean waves and recurrent event actions cause blocks ice to break off, float cut to sea. Icebergs are commonly blue to white, appear dark or opaque because they carry gravel. Bit of rocks may change color, dynamic lightweight condition, bad weather. Pink or gold in the morning, evening light. Color changes is generally related to low angle of the sun or on top of the horizon.
However, travelers to Antarctica have repeatedly reported in experienced green iceberg within the sea, most commonly close to the Emery आइस शेल्फ। तो इससे हमें पढ़कर एक चीज का पता चल गया कि आइसबर्ग्स की बात हो रही है अंटार्कटिका अलास्का की, ठीक है। सबसे पहले आ गया दे डू नॉट हैव अ रेगुलर शेप। आइसबर्ग्स आर ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस इरेगुलर इन शेप। डू नॉट हैव रेगुलर शेप, तो ये हमारा सही हो गया कि उसकी कोई शेप रेगुलर नहीं होती, मीन्स इरेगुलर होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो आंसर है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अभी आ जाइए नेक्स्ट, दे आर फॉर्म्ड वेयर ग्लेशियर मीट द ओशन। सो यहाँ पे एक बात हुई थी वेयर इट मीट द ओशन, तो ये हमारा हो गया दे आर फॉर्म्ड कि ग्लेशियर कैसे फॉर्म कर रहे हैं। लार्ज रिवर्स बिगिन माइडलैंड विद द स्नोज ऑफ ग्रीनलैंड अंटार्कटिका क्रॉल एंड स्लोली टुवर्ड द सी, द फॉरवर्ड मूवमेंट मेल्टिंग एट द बॉटम ऑफ द ग्लेशियर वेयर ओशन मीट। तो ये कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, वेयर ओशन मीट, वेयर ग्लेशियर वेयर इट मीट द ओशन, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया और इसे हम क्या कर देंगे, और बाकी वाले हमारे एलिमिनेट हो गए। बट हम उसे भी जज कर लेंगे कि वो क्यों नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देयर मासेस इज अबव द सी, तो यहाँ पे हमने कहीं पे पढ़ा था कि वो अबव द सी है। नो, ओनली 12% इज अबव द सी। 12 टोटल 100% में 12% है, तो वो मोस्ट ऑफ देयर मास नहीं है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। वेव एंड टाइड्स कॉज देम टू ब्रेक ऑफ ग्लेशियर्स। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वेव्स की बात कहाँ पे हो रही है, ये है वेव्स एंड रिकरेंट इवेंट एक्शन कॉज ब्लॉक ऑफ आइसबर्ग्स टू ब्रेक ऑफ एंड फ्लोट आउट टू सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि वेव्स एंड टाइड्स रिकरेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि टाइड्स कॉज देम टू ब्रेक ऑफ, कॉज ब्रेक ऑफ आइस टू ब्रेक ब्लॉक्स ऑफ आइस टू ब्रेक ऑफ। तो ये भी हमारा जो है वो ठीक हो गया। तो इसमें तीन आंसर जो है हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट करेंगे बात हमारे मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स की, कि हमें एक पैराग्राफ गिवन है, स्ट्रेटजी सारी सेम रहेंगी, बट इन सारी चॉइस ऑफ क्वेश्चन में हमारा ओनली वन रिस्पॉन्स इज करेक्ट। तो आपको वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे गिवन होगा कि ओनली वन रिस्पॉन्स इज करेक्ट, तो उसे हमें चूज करना होगा। तो मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स, तो स्ट्रेटजी इज सेम। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है proponents of a strong work ethic consider it to be important to achieve goals, strengthen through their orientation, right mindset, set of moral principles, person, keywords note कर लेंगे हम, सबसे पहले हाईलाइट कर लेंगे। who possesses a strong work ethic embodies certain principles, guide the work behavior, developing processing a strong ethic inevitably result production of high quality work output, motivates stay on track, individual needs goals, initiative by a person toward the objectives, source of self-respect, satisfaction, fulfillment, work ethic, multidimensional variable composed of seven factors, self-reliance, ethical behavior, valuing leisure time, hard work, giving importance, centrality to work, productive use of time, negative work ethic, group that led to systematic lack of productivity, reliability, accountability, and professional healthy relationships. तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं अभी। इट इज एसेंशियल फॉर वन टू पोजेस अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो यहाँ पे आ गया कि वर्क एथिक कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग गोल्स। तो गोल्स क्या होते हैं, सक्सेस। तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट। और जो बाकी वाले हो गए वो ऑलरेडी एलिमिनेट होंगे, और क्योंकि हमारा एक ही आंसर सही है तो इसके बाद ही हम, अगर आपको सही मिल गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, इन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपका यही वाला आंसर यहाँ पे गिवन होता तो हमें ये सारा कुछ रीड करना पड़ता। तो चलिए इसे एलिमिनेट कैसे करना है वो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक acts as a fuel to fulfill requirements and aims। तो यहाँ पे देखिए आपको रिक्वायरमेंट एंड एम्स की बात कहाँ पे की गई है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स,
यहाँ पे कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, तो ये हमारा इन द पैरा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपने जज कर लेना, जो चीजें नहीं है वो हमारे इस पे इसके ऊपर गिवन नहीं होंगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आया था कि leads to fulfillment in life and work. A good work ethic leads to fulfillment of life and work. तो ये इंफॉर्मेशन देखिए कहीं पर गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर आप इसे देखें, नीड्स एंड गोल, पर्सन ऑब्जेक्टिव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पे कहीं पर भी अ, जो वर्क एथिक्स की बात लाइफ एंड वर्क के रिलेटेड नहीं हुई है। ये जरूर दिया गया है, वर्क एथिक आल्सो मेजर्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल कंपोज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, की उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या है, हार्ड वर्क, इम्पोर्टेंस टू वर्क, प्रोडक्टिव ऑफ टाइम। बट ये नहीं बताया गया कि अ गुड वर्क एथिक लीड्स टू फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ एंड वर्क। तो ये सारी चीजें एलिमिनेट होगी क्योंकि आंसर हमारा मिल चुका। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स ये हमारा पैरा है। तो इसमें हम देख लेंगे कि ये सारा गिवन इंफॉर्मेशन कहाँ पे गिवन है और हमारा आंसर कौन सा सही है। सो हेजमानिया की बात हो रही है, 18 बिगेन अराउंड 1850। तो ओसेज ऑरेंजेस हैज बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री टाइप इन 1869। तो देखिए 1869 हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। बाय 1869 अराउंड 60,000 माइल्स ऑफ ओसेज ऑरेंज हैज had been planted in the midwest and south। तो इसमें ये बात नहीं हो रही कि hedges became the most important tree in 1869, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ये आंसर हमारा नहीं है। मोर ऑसेज ऑरेंज हैज वर प्लांटेड इन द मिड वेस्ट। तो मिड वेस्ट की बात कहाँ पे हो रही है, यहाँ यहाँ रहा मिड वेस्ट। ठीक है, और ये यहाँ रहा मिड वेस्ट। तो 60,000 जो किए गए थे ट्रीज प्लांट किए गए थे मिड वेस्ट एंड साउथ में। एंड मोर ऑसेज हैज वर प्लांटेड इन मिड वेस्ट, ऐसी कहीं पर भी बात नहीं है कि ज्यादा ट्री मिड वेस्ट में लगाए गए थे। तो ये हमारी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर भी पढ़ोगे तो इसमें भी कोई भी ऐसी बात गिवन नहीं है। ओसेज ऑरेंज एक्टेड एज फेंसिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट feral hogs, acted as protection against feral hogs। तो यहाँ पे देखिए कि एट द टाइम फेंसिंग वाज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन, feral hogs were an even worse plague than compared to today। सो उस समय क्या थे, ओसेज जो ट्री थे, बट ओसेज ऑरेंज hedges said to be horse high, hog tight, bull strong as the stay went offered a solution। तो उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया था किसके लिए, फेरल हॉग्स जो उस समय प्लेग था। तो ये ओसेज ऑरेंज एक्टेड एज फेंसिंग प्रोटेक्शन। तो वो क्या बन गया, फेंसिंग प्रोटेक्शन, क्योंकि फेंसिव एक्सपेंसिव थी वो टाइम, तो और ऑसेज ऑरेंजेस ने हेल्प किया। तो इसमें हमारा ये वाला आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, और क्योंकि हमारा ये वाला आंसर हमें मिल चुका, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। और पर हम उससे पहले देख लेंगे कि ये वाले क्यों नहीं है। ऑसेज ऑरेंजेस वर एसेंशियल टू द सेटलमेंट ऑफ मिड वेस्ट। तो देखिए कि मिड वेस्ट की सेटलमेंट के लिए ये एक इम्पोर्टेंट था। तो ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन है या नहीं। और सम कंसीडर ऑसेज ऑरेंज टू बी इम्पोर्टेंट एज द रेड, सम कंसीडर, कई बंदों ने कंसीडर किया कि वो इस तरीके से भी इन इन चीजों की तरह ही इम्पोर्टेंट है फॉर द सेटलमेंट ऑफ मिडवेस्ट बाय यूरोपियंस। सम कंसीडर्ड, तो इसने यहाँ पे कहा कैसे है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि सम कंसीडर, कुछ बंदों ने कंसीडर किया, बट वो यहाँ पर बोल रहा है कि वर असेंशियल, बहुत जरूरी था सेटलमेंट के लिए। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। The use of Osage orange trees as hedge began in 1850। तो Osage orange trees की hedge as hedge कहाँ बिगन, कहाँ पे हुई थी, 1850 में। 1850 यहाँ पे गिवन है। द फर्स्ट हेजमानिया बिगेन अराउंड, उसने हेजमानिया बोला है, द यूजेज ऑफ ऑसेज नहीं बोला उसने, हेजमानिया बिगेन बोला है। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहा है, ट्रीज एज हेज। तो ये हमारा रॉन्ग इंफॉर्मेशन है इस हिसाब से। तो हमारा आंसर करेक्ट है थर्ड वाला। ठीक है, और नेक्स्ट चलिए हम करते हैं प्रैक्टिस अभी एमसीएसए की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। लिसनिंग टू ऑर्डिनरी साउंड्स इन द वर्ड, सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। द मेलोडीज ऑफ बर्ड्स इन नेचर। तो देखिए बर्ड्स की बात कहाँ पे की गई है। ड्यू कैलेंडन कंसीडर हिमसेल्फ द वर्ल्ड्स ग्रेटर लिसनर, judging by 2 or 3 thousand pieces of music Ellington wrote, he could probably hear the flea scratching। ठीक है। ingredients for a mixed into appetizer main course dessert to satisfy the appetite of worldwide audience। सो यहाँ पे कहीं पर भी बात नहीं हुई वर्ड बर्ड्स की, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट आ जाइए मास्टर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो मास्टर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, यहाँ पे अगर आप देखो पैरा में कहीं पर भी क्लासिकल म्यूजिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ पुट द रिदम इनटू वन ऑफ हिज कंपोजिशंस। तो क्लासिकल म्यूजिक की बात यहाँ पे नहीं हो रही, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, रॉन्ग। कुकिंग एग्जॉटिक इंटरनेशनल डिशेस, यहाँ पे बात करें कुक करा था एग्जॉटिक डिशेस। बट यहाँ पे अगर आप देखो फॉर हिम द साउंड ऑफ, यहाँ पे ये लाइन हम मेन कोर्स डेजर्ट आ गई, तो ये हम पढ़ेंगे फॉर हिम द साउंड ऑफ द वर्ड, द साउंड ऑफ द वर्ड वर द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। साउंड्स इंग्रेडिएंट थी, ही मिक्स इनटू एपेटाइजर, जो वो एपेटाइजर मेन कोर्स डेजर्ट में मिक्स करता था टू सेटिस्फाई द एपिटेट ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। ठीक है। अ, तो ये हमारा इसमें कोई भी कुकिंग की बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल डिशेस की कोई भी बात नहीं हो रही। ठीक है। वो उसमें जस्ट बताया गया कि वो साउंड्स को, फॉर हिम द साउंड्स क्या थी, एक साउंड्स एक ऐसी चीज थी जिसे वो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के एपिटेट को फुलफिल करता था। तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। तो हमारे पास एलिमिनेट करके जो फर्स्ट वाला बचा है वो हमारा होगा आंसर। और ये आंसर क्यों होगा ये भी हम देख लेते हैं। देखिए लिसनिंग टू ऑर्डिनरी साउंड्स इज द इन द वर्ड अराउंड हिम, तो यहाँ पे एक बात मेंशन की गई है, ही कुड प्रोबेबली हियर अ फ्ली स्क्रैचिंग इटसेल्फ एंड पुट दैट रिदम इनटू वन ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो एक स्क्रैचिंग की, स्क्रैच करने की आवाज को भी वो पहचान के एक रिदम में कन्वर्ट कर देता था। तो लिसनिंग द ऑर्डिनरी साउंड्स इन द, वो ऑर्डिनरी साउंड है स्क्रैचिंग, मतलब एक नॉर्मल सी साउंड है स्क्रैच करना। ठीक है। तो उसे भी एक वर्ड वर्ड म्यूजिक में कन्वर्ट कर देता था, तो वो लिसन करता था टू द ऑर्डिनरी साउंड इन द वर्ड अराउंड हिम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपने अगर प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो आप यहाँ पे आके apeuni.com में यहाँ पर आके आप मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस जब आप करोगे, जो आपको ये क्वेश्चन नंबर गिवन है और आपको साथ ही में ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, और जब आप इसके ऊपर करेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर्स गिवन आ जाएंगे कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे इसको, मतलब क्या आंसर इसका एग्जैक्टली होगा। तो आज का ये सेक्शन हम यहीं पर ही ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास अटेंशन। एंड चलिए ये सेशन हम यहीं पर ही ऑफ कर रहे हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस के साथ आपके साथ अपडेट रह सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके बाय।